अच्छा लग रहा है। अपने आप में काफ़ी एम्पावर मैं महसूस कर रही हूँ। और वर्दी में पौधा लगाने का एक मैसेज छोटा सा ये देना था कि मैं करीब 2019 से कल्पतरु संस्थान से जुड़ी हुई हूँ। कल्पतरु संस्थान का ये एक इनोवेशन आप मान लीजिए, जिसमें चाहे बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, हर अवसर पर हम एक पौधारोपण का कार्य करते हैं। तो मैंने भी पहली बार, मेरे लिए अवसर था कि मैंने यूनिफॉर्म पहना है, तो उसके साथ मैंने भी पौधारोपण से शुरुआत अपने जीवन का की है। जी देखिए, संघर्ष तो सबके जीवन में व्यक्तिगत होते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड ले लीजिए या कोई भी पैसा ले लीजिए। अध्यापिका के तौर पे या अभी संघर्ष हर क्षेत्र में हर जगह होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संघर्षों की बात ना की जाए, संघर्षों से निकल के हम जब एक मुकाम हासिल करते हैं तो बात उस सक्सेस की होती है। तो चाहे संघर्ष कैसे भी आए, अपना जो लक्ष्य या एम है उस पर सतत आप चलते रहें। जी, मैं ऑफिशियल 2019 से कल्पतरु संस्थान से जुड़ी हूँ। और कल्पतरु संस्थान से जुड़ने के बाद मुझे एक मंच मिला है, जिसके माध्यम से मैं अपने छोटा सा जो प्रयास है, हम जो पर्यावरण को दे पाए, वो मैं कर सकती हूँ। पर्यावरण संस्थान से जुड़ते ही जो मेरा पहला अनुभव था वो ग्रीन वेडिंग का था। इको फ्रेंडली वेडिंग एक भीलवाड़ा में हुई थी। हमारी जो संस्थान के वॉलेंटियर हैं वो, उनकी शादी में मैं गई और ये एक अद्भुत अनुभव था। वहाँ पे नो प्लास्टिक यूज़ की वो थीम थी, और उसमें हमने वर वधू से एक पौधा लगवाया और उसके माध्यम से उस विवाह का शुभारंभ हुआ था। जी, श्री कल्पतरु संस्थान के वॉलेंटियर के तौर पे मैंने नेपाल में विजिट की थी, जहाँ पे मैंने वहाँ के वन में पर्यावरण मंत्री श्री महतो साहब से हमारा मिलना हुआ था। और उन्होंने हमारी जो इनिशिएटिव है उनको देख के उन्होंने तुरंत ये कहा कि आप जहाँ भी पेड़ पौधे लगाएंगे, हम और हमारा पूरा प्रशासन आपके साथ रहेगा। और उन्होंने निःशुल्क पौधे वितरण की भी बात कही। वहाँ के एनजीओ से भी हम मिले और वहाँ के लोग, स्टूडेंट्स से मिलकर हमने वहाँ बागमती रिवर, उसके संरक्षण की भी बात हमने कही। और वहाँ प्रेस क्लब के माध्यम से भी अपने मन की बात हमने रखी थी। नेपाल विश्व में कार्बन क्रेडिट की रैंक में प्रथम स्थान रखता है, इसलिए माननीय वन में पर्यावरण मंत्री महतो साहब को मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में इतना कार्य किया है। वहाँ पे बागमती अगर नदी को देखा जाए तो काफ़ी प्रदूषित थी, तो उसके बचाव के लिए सभी को आगे आना चाहिए। और बागमती जैसी, जिसके साथ भारत के भी सांस्कृतिक संबंध और पारिस्थितिक संबंध भी आप कह सकते हैं रहे हैं, तो उसको बचाने के लिए सभी की भागीदारी या सहभागिता जरूरी है। जी, ग्रीन लंग्स अभियान के कोऑर्डिनेटर के तहत हमने पहले तो पुणे में बेहू रोड और केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 में हमने पौधारोपण किया। इस ग्रीन लंग्स अभियान में हम भारत की जो 5000 साल पुरानी देवराय पद्धति है उसके तहत पौधारोपण करते हैं, जिसमें 4 या 5 पौधों को एक साथ लगाया जाता है। यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 10 लाख प्रजातियां खतरे पे हैं या नष्ट हो गई हैं। तो इसके लिए स्थानीय प्रजातियों को तरजीह देते हुए हम एक जगह स्थानीय प्रजातियों को लगाते हुए देवराय पद्धति से हम उनका पौधारोपण करते हैं। हम ये पहले जलवायु देखते हैं कि अगर पश्चिमी राजस्थान को देखा जाए तो वहाँ पे खेजड़ी, फोग या इस तरह के पौधे ज़्यादा पनपेंगे, उस हिसाब से पौधारोपण किया जाता है। अगर पुणे या जहाँ पे अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे उसी हिसाब से पौधे, जैसे कि हमने पुणे में आम, इस तरह के ज़्यादा बांध। जी, कल्पवृक्ष लगभग 5000 साल पुराना बिलाड़ा और मांगलेवास में माना जाता है। और ऊपर से ये बात ज़्यादा मेरे लिए रोचक थी कि हमारे संस्थान का नाम श्री कल्पतरु संस्थान है, जो एक कल्पवृक्ष पे ही रखा गया है। इसलिए मेरी ज़्यादा जिज्ञासा ये थी कि उस वृक्ष को ही देखा जाए। कल्पवृक्ष के शोध की अगर हम बात करें तो उसके पीछे ये की रुचि का विषय ये है कि हमारे संस्थान का नाम भी श्री कल्पतरु संस्थान है। इसलिए मैंने वहाँ पे विजिट की तो ये भी देखा कि लगभग 5000 साल पुराना बिलाड़ा और मांगलेवास दोनों का जो कल्पवृक्ष है वो है लगभग। उसमें ये भी देखा जाए कि जो हजारों साल पुरानी अपने भारतीय की सनातन संस्कृति के जो चश्मदीद गवाह हैं उनको कैसे संरक्षित किया जाए। वहाँ के आसपास में जो उनकी देखरेख करते हैं उनसे भी हमने बात की, तो उन्होंने भी यही कहा कि कल्पवृक्ष के नाम से ही लोगों में एक अपने आप में पर्यावरण या संस्कृति के प्रतीक के रूप में भी ज़्यादा अधिक से अधिक लोग वहाँ पे पूजा करते हैं। उसके लिए विशेष तौर से मेला भी भरता है। कल्पवृक्ष जब बात की सनातन संस्कृति में, जब हम देखते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था जिसमें 14 रथ निकले थे, उनमें से कल्पवृक्ष को भी माना जाता है। इसके अलावा हमने हमारी नर्सरी से
कल्पतरू के वृक्ष जो पौधे हैं उनको निःशुल्क वितरित करने का भी संकल्प लिया है। इसलिए कोई भी जैसे कल्प वृक्ष लगाना हो तो हमसे कल्पतरू की जो नर्सरी है उससे संपर्क कर सकता है। जी एज ए टीचर जब मैंने 2019 में श्री रामपुरा अजमेर का एक गांव है वहाँ जब ज्वाइन किया तब देखा कि बच्चों में स्वच्छता और साफ़ सफाई को लेकर जागरूकता बिल्कुल भी नहीं थी। तो हमने असेंबली से भी ये प्रयास किया कि बच्चे सबसे पहले तो अनुशासित रहें और स्ट्रेट बैठें, कमर सीधी रखें और कैसे भी अगर उनके पास टूथपेस्ट अवेलेबल नहीं हो तो वो कैसे भी मंजन करके आएँ, नहा धो के आएँ। इसके अलावा भी हमने 15 अगस्त और 26 जनवरी पर मैंने अपने व्यक्तिगत स्तर पर नेल कटर और टूथपेस्ट वगैरह वितरित किए थे जिससे उनमें जन जागरूकता। एज ए टीचर जब मैंने 2019 में विद्यालय ज्वाइन किया तब मैंने ये देखा कि बच्चों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता नहीं के बराबर थी। बच्चे बिना नहाए या फटे हुए यूनिफॉर्म में आते थे। तो हमने पूरे स्टाफ ने मिलकर हमने उनको बच्चों को स्वच्छता के लिए अलग से असेंबली में 5 या 10 मिनट हमने रखे और निर्धारित किया कि सभी बच्चे ब्रश करके आएँ, नेल कट करके आएँ और नहा के आएँ। इसके अलावा हमने बच्चों से पर्यावरण से जोड़ने के लिए कल्पतरू संस्थान के साथ मिलकर वहाँ पे पौधारोपण का कार्यक्रम रखा और बच्चों को क्लास वाइज जिम्मेदारी देते हुए हर पेड़ के साथ ये जोड़ दिया कि ये इस क्लास का पेड़ है, ये इस क्लास का, इसमें इतने बच्चे जुड़े रहेंगे। तो उन्होंने बढ़ चढ़ कर उन पौधों का ध्यान रखा और आज वो और बहुत अच्छी तरीके से फल फूल रहे हैं। हमने श्री कल्पतरू संस्थान के साथ ही मिलके वहाँ पे ट्री गार्ड लगाए हैं। जी एक लेखिका है सिमोन द बाउवर, उनकी बुक है द सेकंड सेक्स। उसमें उन्होंने कहा है कि औरत पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। तो ये एक पूरे समाज का माना जाता है एक सामूहिक कर्तव्य है जिसमें अगर आपके घर पे एक बच्ची पैदा होती है तो आप एक लड़के और लड़की में भेदभाव ना करते हुए खिलौनों के स्तर पे भेदभाव किया जाता है। लड़कियों को सॉफ्ट टॉयज दिए जाते हैं, लड़कों को गन, ट्रक, इस तरह के। तो लड़कों को बहादुर बनाने की प्रोसेस वहीं से शुरू हो जाती है। लड़कियों को धीरे बोलना, धीरे चलना, नहीं हंसो, इस तरह से मत बात करो। तो टोका टोकी जब बचपन से शुरू होती है तो आप लड़कियों से ये नहीं अपेक्षा कर सकते हैं कि वो सशक्त हो। सशक्तिकरण के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो घर से शुरू होती है भेदभाव की वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो। मेरी 2 बहनें और भी हैं जो पुलिस में ही हैं और मेरे फादर ने हमें सबको, भाई बहनों को एक ही शिक्षा दी है, वो चाहे वो लड़का हो या लड़की, हम सशक्त रहें और अपने पैरों पे खड़े हों। आत्मनिर्भरता का जो पार्ट है मेरे फादर ने हमें सिखाया है। जी क्लीन बीच कैंपेन के तहत मैंने गोवा की विजिट की थी। लेकिन वहाँ पे मैंने ये देखा कि पर्यटक बहुत ज़्यादा वहाँ आते हैं, लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि अगर आप जितना ज़्यादा प्लास्टिक को यूज़ कर रहे हैं वो प्लास्टिक पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को बढ़ावा दे रहा है। तो वहाँ पे हालांकि सूचनाएं लगी हुई हैं कि वो बोर्ड, नोटिस बोर्ड भी चस्पा किए गए हैं कि इस तरह से प्लास्टिक का यूज़ नहीं करें, फिर भी जो सैलानी या पर्यटक वहाँ आते हैं अधिक प्लास्टिक की बोतल यूज़ करते हैं और वहीं पर डाल देते हैं। तो जिससे जो माइक्रो प्लास्टिक है वो जो कि नॉन डिग्रेडेबल होता है, इस वजह से हमने वहाँ सबसे जो भी पर्यटक वहाँ थे उनसे एक आग्रह किया कि आप प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और करें तो भी उसको सही जगह, ढंग की जगह पे आप डिस्पोज कीजिए। गोवा में एक सरकारी विद्यालय से जुड़कर हमने वहाँ एक रैली में भाग लिया और वहाँ पे क्लीन बीच कैंपेन को भी हमने बढ़ावा देने के लिए उन सब के साथ संकल्पबद्ध हुए। स्वच्छता के मामले में पूरे भारत में प्रथम रैंक रखता है। हमने श्री कल्पतरू संस्थान की टीम के साथ वहाँ पे विजिट की थी। वहाँ के महापौर श्रीमान पुष्य मित्र जी भार्गव के द्वारा ग्रीन लिंक्स अभियान के पोस्टर का भी विमोचन हुआ और उन्होंने हमें एक आतिथ्य सत्कार भी दिया जिसके लिए हम और हमारी पूरी टीम उनका आभार व्यक्त करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन के साथ उनमें जन सहभागिता भी उतनी ही है जिसकी वजह से वो लगातार फर्स्ट रैंक पे आ रहा है। इंदौर के ग्रीन मिशन के तहत वहाँ पे उन्होंने एक बायो गैस प्लांट लगाया जिसके तहत लगभग 146 बसें संचालित हो रही है। तो वो अपने आप में एक ग्रीन एनर्जी में बड़ी मिसाल है। जी ग्रीन लिंक्स अभियान
अभियान के तहत हमने उज्जैन और इंदौर की यात्राएं की थी। उज्जैन में श्री महाकाल के दर्शन के बाद वहाँ के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय मोहन जी यादव ने भी हमारे ग्रीन लंग्स अभियान के पोस्टर का विमोचन किया एवं वहाँ पे सिप्रा नदी के तट पर श्री कल्पतरु संस्थान एवं विभिन्न एनजीओ के माध्यम से जो 2016 में कुंभ में वृक्षारोपण किया गया था उसकी भी सराहना की। जी, भारत एक बहुआयामी और बहुसांस्कृतिक देश है जिसमें अगर पर्यावरण को भी अगर धर्म या किसी आस्था से जोड़ दिया जाए तो उसका अधिक महत्व नज़र आता है। मैं एक हिंदू परंपरा से बिलोंग करती हूँ तो मुझे एक फर्मली मेरा ये मानना है कि अगर पर्यावरण को 70वां संस्कार मान लिया जाए, 16 तो है ही है, तो अधिक लोगों में जागरूकता आएगी और पर्यावरण के लिए चेतना जागृत होगी। जी, मैं किसान को सबसे बड़ा पर्यावरणविद मानती हूँ क्योंकि फार्म टू फोर्क की जो एक प्रोसेस होता है पूरा कि आपको जिस तरह से वो खेत में अन्न बोतने से लेके थाली तक आपके पहुंचाते हैं, उस प्रोसेस को अगर कोई सबसे पहले समझा होगा तो वो किसान है। चाहे कैसी भी आपदा आए, विपदा आए या जलवायु किसी भी तरह की रहे, लेकिन हम तक अन्न पहुंच रहा है तो एक किसान के माध्यम से ही पहुंच रहा है, तो वो सबसे बड़ा पर्यावरणविद है। हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए। जी, मेरी नज़र में फेमिनिज्म लड़कियों को जो वो करना चाहें वो अवसर उपलब्ध करवाना है। उनकी सोच है उसको डेवलप किया जाए। मैं जिस ज़िले से बिलोंग करती हूँ नागौर, वहाँ के मेड़ता जो एक कस्बा है और अब जो ज़िला बन चुका है, वहाँ हज़ारों साल पहले मीराम बाई को महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मैं मानती हूँ, जिन्होंने एक राज परिवार को छोड़कर अगर उनको भक्ति करनी थी तो उन्होंने वो तब भी उन परिस्थितियों में भी वो भक्ति की और साधु सन्यासियों के बीच में रही और अपने जब तक वो जीवित रही उन्हीं में रही और अपने प्राण को त्यागा। जी, मुझे ऐसा लगता है संघर्ष हमारे सबसे बड़े टीचर हैं या उनसे मैंने परिस्थितियाँ जो विपरीत परिस्थितियाँ आपको सबसे ज़्यादा सिखाती है। मैंने अपनी परिस्थितियों से कभी मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैंने उनसे ज़्यादा सीखा और आगे बढ़ी। मेरा ही नहीं किसी भी व्यक्ति का आकलन इस बात में ज़्यादा है कि वो उस खुद में कितना है। और मैं भी जब ज़िंदगी के हर स्टेप पे मैंने ये महसूस किया है कि मुझ में मैं कितनी हूँ। मेरी माता पिता ने जो हमें संस्कार दिए हैं उस तरह के उस बेसिस पे मैं ये आकलन करती हूँ कि अब मैं मुझ में कितना हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि जो मदर फादर के संस्कार थे उनको हम संजोए रखें और जितना उन्होंने दिया उतना मुझ में रहे। चाहे मैं किसी भी पद पर जाऊँ या चाहे कोई भी जिम्मेदारी मेरे पास रहे, लेकिन मैं वही रहूँ जितनी मैं थी मुझ में। जी, मेरी बड़ी सिस्टर है तो वो डेली एक पौधा लगा के पर्यावरण संरक्षण में अपना छोटा सा योगदान दे रही है। उन्होंने उनके बचपन से ही उनको पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा लगाव था। वो जहाँ भी जाती थी उन्होंने अपनी पूरी गली को हरा भरा कर रखा। आप कभी अब जाएं तो दीदी के घर के पूरी गली को दोनों और उन्होंने वृक्षारोपण किया है। अभी मेरे दादाजी की जब बरसी थी तो उस पर उन्होंने शमशान भूमि में जाकर भी एक पौधारोपण किया है। जी, मुझे बड़ी एक खुशी होती है जब मुझे ये महसूस होता है कि जो सबसे छोटा वॉलंटियर है मेरी भांजी में मेरी सिस्टर की बच्ची है वो, जो खुद गड्ढा खोदने से लेके पानी देने तक वो सारा काम खुद करती है और उसका वीडियो संस्थान के चैनल पे भी उपलब्ध है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतना छोटा बच्चा होके भी वो पर्यावरण संरक्षण के लिए इतना जागरूक है और कम से कम उसको इतना पता है कि पेड़ फूल देते हैं, पत्ती देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। कल्पतरु संस्थान के ये मान लीजिए कि मेरी उपलब्धि है कि मैं पहली वॉलंटियर हूँ जिसे एक वैश्विक स्तर पर भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि और मुझे काफ़ी गौरवान्वित महसूस होता। जी, मेरी प्रेरणा स्रोत मेरी नानी माँ रही है जिनको बचपन से ही मैंने चाहे वो खेजड़ी की पूजा हो या हिरण और मोर के लिए दाना पानी की व्यवस्था करते हुए मैंने उनको देखा। वर्तमान में ट्रीमैन ऑफ इंडिया श्री विष्णु लामा जी मेरे आदर्श हैं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए मुझे बहुत मोटिवेट किया है। मम्मी के
दिवसों को तो मैं प्रकृति और संस्कृति का ही संरक्षण में संवर्धन का नाम दूंगी, क्योंकि मम्मी हर साल तुलसी विवाह का आयोजन करती है, जिसमें जिस तरह से हमें विवाह करके बेटियों को विदा किया जाता है, वैसे ही वो हर साल तुलसी का विवाह करती हैं। और तीज जैसे अवसरों पर भाभी और कॉलोनी की और भी महिलाएं मिलकर नीम की टहनी की पूजा करती हैं। तो हम ये हमारी पश्चिमी राजस्थान में तो कुर्जंग को भी एक बहन माना गया है, जिसमें एक नायिका ये कहती है कि तू तो एक कुर्जा हमारे गाँव की, मतलब अपने पति को संदेश देने के लिए पशुओं को बहन भाई का रूप दिया गया है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो आस्था या धर्म में किस हद तक पर्यावरण की बात कही गई है। जी, खेजड़ी जिसे वैज्ञानिक नाम प्रोसेटिस सिंड्रेरिया है, उसकी हर टहनी फूल लौंग हर चीज़ का एक अपना महत्व है। चाहे उनका लौंग जिसे लूम कहते हैं, वो जहाँ बकरियों के चारे के लिए प्रयोग होता है, उसकी जो बीज और फली आती है वो भी पशुओं के लिए काम आता है, इसलिए उसको काटा नहीं जाता, उनको संरक्षित ही किया जाता है। हाँ जी, मैं अभी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हूँ, तो आगे मेरा ड्रीम आरएस बनने का है। लेकिन इस वर्दी के साथ जो कर्तव्य जुड़े हुए हैं उनको मैं मन से और तन से निभाने का पूरा प्रयास करूँगी। कल्चर संस्थान का एक ध्येय रहा है कि वो बीट से कमिश्नरेट तक पौधारोपण की मुहिम को आगे बढ़ा रहा है, और खाकी वॉरियर के माध्यम से हमने पुलिस को भी इस विभाग को जोड़ते हुए पौधारोपण का एक नवीन अभियान शुरू किया है। जी, सबसे पहले तो मैं महिलाओं के साथ जो होने वाले भेदभाव हैं उनके काफ़ी मैं खिलाफ हूँ, और महिलाओं को समान अवसर देते हैं उनको अधिक आगे बढ़ाने के प्रयास सभी को सामूहिक तौर पे किए जाने चाहिए, जिससे सही मायनों में महिला सशक्तिकरण हो। दुनिया के लिए मेरा ये संदेश है कि लड़कियों को उनकी रुचि के अनुसार आप आगे बढ़ने दें, उनका जो भी संकल्प या एम है उन्हें प्राप्त करने में उनका सहयोग करें। मेरे फादर मदर ने भी हम सब बहनों को अपनी रुचि के अनुसार उन्हें उनका फील्ड चुनने दिया। आज इसीलिए शायद हम उस मुकाम पर हैं, चाहे अध्यापिका के तौर पर हूँ, चाहे मैं एक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हो, या कल्चर संस्थान में वॉलंटियर के तौर पे। ये सब तब पॉसिबल हुआ है जब आपके घर वाले, आपका परिवार आपके साथ हो। तो आप सभी से मेरा ये आग्रह है कि लड़कियों को अधिक पढ़ाएं, और पर्यावरण संरक्षण के लिए हर जीवन में एक संकल्प लेके एक पौधा ज़रूर लगाएं। चाहे आपका बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, एक पौधा आप निश्चित रूप से लगाएं। दो बातें मेरे लिए अविस्मरणीय है। पहला तो जब मैं वर्दी पहन के गौशाला के आगे पहुंची तो किसी 2.5-3 साल की बच्ची ने जय हिंद बोल के सैल्यूट किया, और दूसरा वर्दी पहन के पौधा लगाने का जो अनुभव है वो मेरे लिए ज़िंदगी भर मेमोरेबल रहेगा।